Hello, Congregate family. So here I am Arif Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड अगर आप सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। जो भी हमारे अकाउंट्स का सिलेबस था, हमने जो सिलेबस देखा था उसके जो जो टॉपिक्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली कर रहे हैं एंड सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो है हमारी पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी जो होती है वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, देन उसके न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो होती है उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। क्या होता है पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन? On dissolution of the firm, business of firm is closed. All the assets of the firm are sold and all the liabilities of the firm are paid off. And यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आपने बीकॉम से 11th-12th किया है या फिर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से करके आ रहे हैं, देन आपको पता होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस फर्म होती है उसका बंद होना, क्लोज होना। ठीक है। सो डिसोल्यूशन में क्या बोला है कि फर्म जो है वो क्लोज हो जाती है एंड जो भी सारे एसेट हैं वो सोल्ड हो जाते हैं। उसके बदले जो भी लायबिलिटीज हैं उनको सोल्ड करने के बाद, पेमेंट रिसीव होने के बाद उन लायबिलिटीज को पेड कर दिया जाता है। ठीक है। सो ये होता है हमारा डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ रिलेटेड है डिसोल्यूशन से। ठीक है। द सरप्लस रिमेनिंग देयर आफ्टर इज पेड टू द पार्टनर अगेंस्ट देयर लोन अकाउंट एंड देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। अब देखो, जो भी बिजनेस फर्म है वो स्टार्ट होती है, सो उसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल लगा के उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मान लो 4 पार्टनर है यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने लगाई है 1 लाख, इसने लगाई 2 लाख, इसने 5 लाख एंड इसने 10 लाख। ठीक है। मान लो ये इन्होंने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो क्या बोला है कि जब बिजनेस बंद हो रहा है, फर्म क्लोज हो रही है, सो उसमें जो भी चीजें हैं एसेट बेच दिए, लायबिलिटीज पेड कर दी। उसके बाद जो सरप्लस बचता है, अगर कैश बचता है, सो उससे क्या होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो लोन अकाउंट है वो क्लियर किए जाएंगे, पे किए जाएंगे एंड उनकी जो कैपिटल लगाई थी वो उनको पे की जाएगी। ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि हम कोई बात जो है वो बोलने में जो है कम टाइम लगता है एंड उसको करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। सो वही चीज है कि डिसोल्यूशन हमारा ये है कि हमने बोल दिया भाई फर्म क्लोज हो गई एंड सोल्ड कर दिए एसेट एंड पेड करनी है लायबिलिटीज, बट इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। हियर वी एज्यूम दैट ऑल दीज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन सेम डे। यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि ये सारी चीजें जो है कि एक ही दिन में हो जाएंगी, बट इन प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस में करते हैं तो ये टाइम लेता है। इट टेक्स टाइम टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हैज टू बी डन एज व्हेन द कैश इज अवेलेबल, इट हैज टू बी in a specific order। अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, उसको करने में ज्यादा टाइम लगता है। वही चीज हमारी यहाँ पर है कि ये हम मान के चलते हैं एक दिन में हो जाएगा, एसेट सारे सोल्ड कर दिए, लायबिलिटीज पेड कर दी। ठीक है। बट एक्चुअली यहाँ प्रैक्टिस में होता क्या है कि ये सारी चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है। एसेट को जब हम डिस्पोज करेंगे उसमें टाइम लगेगा एंड जो भी लायबिलिटीज हैं वो कब पे होंगी, जब कैश अवेलेबल होगा, क्योंकि लायबिलिटी बिना कैश के थोड़ी पे हो जाएंगे। ठीक है। सो कैश कहां से आएगा, जो भी एसेट है उनको सोल्ड किया जाएगा, देन लायबिलिटीज पेड की जाएंगी। अब पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। रिकवरी ऑफ एसेट्स इन इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं डिसोल्यूशन में कि एक दिन सारी चीजें हो गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि इंस्टॉलमेंट में होता है। अब मान लो तुम्हारे पास 5 एसेट है। ठीक है। कोई भी 5 एसेट है, अब वो पांचों के पांचों एसेट मान लो तुमने आज ही बेच दिए। ठीक है। आज ही बेच दिए, बट उसकी सारी का पेमेंट नहीं मिलेगा आज। ठीक है। या फिर उसमें से कुछ ऐसा रह जाएगा, कोई एसेट बिकने को रह जाएगा। सो वो सारी चीजें क्या होती हैं, जो भी एसेट है उनकी रिकवरी इंस्टॉलमेंट में होती है, पेमेंट
पेमेंट इंस्टॉलमेंट में रिसीव होती है, एंड फिर जो लायबिलिटीज होती है उसी हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट में पे होती है। सो उसको हम बोलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कैश जो है हमारा उसको पीस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीस में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि जो हमारे 5 एसेट बिके हैं, अब उन 5 का पेमेंट एक साथ नहीं आ जाएगा, ठीक है। मान लो 1 अप्रैल को एक आया, एंड देन 15 अप्रैल को एक आया, एंड देन 30 अप्रैल को एक आया, ठीक है। इस तरीके से जो आएगा, सो ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट में हो गया, ये पीस बन गया कैश का। एक पीस इस टाइम आ गया, एक पीस इस टाइम आ गया, एक पीस इस टाइम आ गया, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो भी हमारे एसेट हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उनको इंस्टॉलमेंट में रिकवर करना, इंस्टॉलमेंट में पे करना, ठीक है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज में क्या बोला है कि जो हमारी लायबिलिटीज है, जो हमें पे करनी है, किसी भी बिजनेस फर्म को पे करनी है, सो वो लायबिलिटीज किस तरीके से क्लासिफाई की गई हैं। सो फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, देन इंटरनल लायबिलिटी, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पहले क्या बोला है कि जो भी हमारे एसेट डिस्पोज होंगे, सोल्ड होंगे, उनसे जो पेमेंट आएगा उसको सबसे पहले कहाँ जाना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे मान लो कोई क्रेडिटर है, ठीक है, उसको पे करना है, ठीक है। सो ये क्या हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस फर्म के बाहर की जो क्रेडिटर्स होते हैं, बिजनेस फर्म के बाहर की जो लायबिलिटीज हैं, वो सारी हम जो पेमेंट करते हैं, सो वो आ जाएंगे हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। एंड यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें पे करनी है हमें, वो सारी चीजें एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ जाएंगी। एंड इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या है, विद इन बिजनेस फर्म, ठीक है। बिजनेस फर्म के अंदर की जो लायबिलिटीज होती हैं, वो सारी जो पे करनी होती है, वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। देन उसके बाद सारी चीजें करने के बाद जो सरप्लस बचेगा, उससे क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी थर्ड लायबिलिटी होती है वो होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कुछ मेथड्स गिवन हैं। सो यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे एक्सेस कैपिटल मेथड से, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ठीक है। क्या होता है ये मेथड, वो देख लेते हैं। द मेथड इज अप्लाइड वेयर पार्टनर्स हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ये चीज क्लियर है कि जो भी पार्टनर हैं वो जो कैपिटल लगाते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हो, या जो वो कैपिटल लगा रहे हैं उनका रेशियो वैसा ही सेम हो, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी रेशियो जो है हमारा इक्वली है, ठीक है, 1:1 है, बट जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो एक ने लगाई है 50,000 एंड एक ने लगाई है 2 लाख, ठीक है। सो ये जो है हमारी, ये क्या है, इक्वल नहीं है, 1:1 रेशियो में नहीं है। इट मीन्स कि हमारी कैपिटल डिफरेंस है एंड जो हमारा रेशियो है वो अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी पार्टनर है वो उनके रेशियो में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सो सम पार्टनर हैव कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। कुछ पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल लगाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये मान लो ए की है, ये बी की है, ठीक है। सो यहाँ पर ए ने 50,000 लगाई, बी ने 2 लाख लगाई, सो बी ने जो है वो ज्यादा लगाई है ए से, ठीक है। हैंस इट इज रिक्वायर्ड टू पे सच पार्टनर बिफोर अदर पार्टनर्स आर पेड। अब देखो ज्यादा लगाने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना, कि इसने 50,000 लगाई, उसने 2 लाख लगाई, सो इसका कोई तो डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों को सेम थोड़ी रखा जाएगा। सो यहाँ पर बोला है कि जो पार्टनर एक्सेस कैपिटल लगाएगा, जैसे बी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, सो उसको ए से पहले पेमेंट की जाएगी। मान लो सरप्लस जो बचा, सो उससे पहले बी को पेमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद ए को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सरप्लस कैपिटल। अब इस मेथड से हम सरप्लस कैपिटल कैसे करके कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ध्यान से ये आपको फॉर्मेट देखना है, यही आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आना है, जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे। अगर ये आपको क्लियर हो गया देन आप अच्छे से उसको कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हम कैसे करके कंप्यूट करेंगे। सो सबसे पहले हम ले लेंगे कैपिटल, किसी भी पार्टनर की जो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल गिवन है वो हमने कैपिटल ले ली, देन उसमें हम ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट लॉस बैलेंस जो हमें क्रेडिट साइड गिवन होगा, ठीक है। देन उसमें से अगर कोई डेबिट साइड गिवन है सो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज करें, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1 लाख अगर किसी पार्टनर की बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, ठीक है। अब उसमें जो है अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दे रखा है 2000, सो हम उसको 2000 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा।
अगर आपका डेबिट साइड बैलेंस है देन वो माइनस हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप है जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का है वो लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो 2 पार्टनर है, उनका पहले वाले का है 2 एंड दूसरे वाले का है 1, सो यहाँ पर अगर 2 रेशियो है इस वाले का, सो सेकेंड स्टेप में हम लिख लेंगे रेशियो 2, ठीक है। देन फाइंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट, स्टेप 1 एंड 2। स्टेप फर्स्ट और 2, फर्स्ट में हमने कैपिटल लिखी एंड सेकेंड में रेशियो लिखा, ये हमारी टोटल आ गई 1,02,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे रेशियो के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से कितना आ जाना चाहिए इसका 5,1,0,0,0 51,000, ठीक है। इस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, देन हमारा पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट पार्टनर विद लोएस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जो भी सारे पार्टनर हैं उनके हम लाइन से इसी तरीके से लगा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, जिसकी पार्टनर की जो भी पार्टनर लोएस्ट कैपिटल है, जिसकी कम है, वो हम देखेंगे, देन उसकी कैपिटल को बेस ले लेंगे, ठीक है। उसकी कैपिटल को बेस ले लिया, देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल उससे सारे पार्टनर्स की निकाल लेंगे, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप हो गया। देन फिफ्थ स्टेप है फाइंड आउट एक्सेस कैपिटल। अब निकालनी है एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट वाले स्टेप में से फोर्थ वाला स्टेप माइनस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटल निकाली है और इसमें हमने क्या करा है, जो भी बेस लिया है उससे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल को, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बोला है देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स देन डू द सेम प्रोसेस अगेन। अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स की ऐसी कैपिटल आती है, ज्यादा आती है, सो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस दोबारा से दूसरे स्टेप में करेंगे। फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड देन उसके बाद हमें लोएस्ट कैपिटल वाला देखना है और उसको बेस लेके बाकी सबकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेनी है और फिर से हमें एक्सेस कैपिटल निकालनी है, ठीक है। एक तरीके से अगर आप देखो तो फिफ्थ स्टेप तक आपका जो है ये होना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप के बाद आपके सेम स्टेप दोबारा से हैं अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स की सेम आती है, ठीक है, ज्यादा आती है। सो यहाँ पर इस स्टेप से लेके ये नीचे तक आपके सेम है। फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखोगे एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लगाओगे, उसके बाद देखोगे लोएस्ट जिसकी है उसको बेस ले लेंगे एंड उसके बाद एक्सेस कैपिटल निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? ये पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए एंड देन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स। अब देखो जो भी पार्टनर्स हैं उनको जो पेमेंट किया जाएगा उसका क्या ऑर्डर होगा, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर कैश इज पेड फॉर ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कैश शुड बी पेड टू पार्टनर्स अगेंस्ट देयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमने देखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज किस तरीके की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड तीसरी कौन सी होती है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको किस तरीके से पे करेंगे, पहले बोला है कि जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको पे कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल जो थी उनको पे करने के बाद अगर कोई कैश बचता है, सरप्लस बचता है, देन जो पार्टनर्स की कैपिटल थी उसको हम पे करेंगे, ठीक है। पे टू पार्टनर हु इज हैविंग अल्टीमेट एक्सेस। अब देखो प्रीवियस पेज पर अभी हमने निकाला कि एक्सेस कैपिटल किसकी है और यहाँ पर हमने मान लिया था कि एक ने 50,000 लगाया, एक ने 2 लाख लगाई, तो जिसकी ज्यादा है उसको पहले पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? जिसकी ज्यादा लगी हुई है कैपिटल उसको पहले पेमेंट करेंगे। पे आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ अदर पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो ज्यादा बचेगा अमाउंट उसको क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आफ्टर द पेमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल जिसकी है उसको पेमेंट करने के बाद कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो मान लो किसी एक की ज्यादा है उसको पहले कर दिया एक्सेस कैपिटल वाले को, बाकी जितने का बचेगा उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाएगा। एंड देन लास्ट पॉइंट है ऑल द अवेलेबल कैश शुड बी पेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी सारा कैश होगा, मतलब इन तीनों पॉइंट्स में सेम यही बात कही गई है कि अगर पार्टनर्स की जो भी कैपिटल एक्सेस वाले की निकाल के उन सबको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट करेंगे। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इफ एनी रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड फॉर डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर आपने डिसोल्यूशन चैप्टर किया है सो उसमें आपको डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से एक पॉइंट मिलता था। सो यहाँ पर बोला है कि अगर कोई रिजर्व बना हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के नाम से, सो इट शुड बी क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड कैश आफ्टर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज ड्यू। गवर्नमेंट की या एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज की, जो भी एम्प्लॉयज का फंड है या जो भी चीज है एम्प्लॉयज की, या फिर गवर्नमेंट का कोई इनकम टैक्स ड्यूटी है, कुछ भी है, उसको पेमेंट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग रख लेंगे, असाइड कर लेंगे। एंड इफ फाइनली एक्चुअल एक्सपेंसेस आर लेस देन द रिजर्व, द एक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब बोला है कि अगर एक्सपेंस, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए जिनका हमें पेमेंट करना है, वो रिजर्व से कम है, देन जो उसका एक्सेस बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने रिजर्व जो है बिजनेस फर्म है, उसने रिजर्व इकट्ठा करके रखा था 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का रिजर्व इकट्ठा करके रखा था। अब जो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन हुआ है फर्म का, सो जो एक्सपेंस निकल के आए हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस अगर हम देखें तो एक्सपेंस यहाँ निकल के आए 1,50,000 के, ठीक है। अब देखो एक्सपेंस की वैल्यू कम है, रिजर्व पहले से ज्यादा इकट्ठा करके रखा था, सो 1,50,000 के जो एक्सपेंस है उनका रिजर्व में से पेमेंट करने के बाद अमाउंट बचेगा 50,000 बचा। अब वो 50,000 क्या होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी 50,000 अमाउंट बच रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सेस बचा, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी पार्टनर्स हैं उनमें। इफ देयर इज एनी कंटिजेंट लायबिलिटी, सेकंड पॉइंट में कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में कहा गया है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट येट मैच्योर्ड, जैसे बिल डिस्काउंट किया गया बैंक से बट अभी मैच्योर नहीं हुआ है। कैश शुड बी सेट असाइड आफ्टर पेमेंट ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज बट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू पार्टनर्स। यहाँ पर बोला है कि उस कैश को हम अलग रख लेंगे, कब, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर दी उसके बाद, लेकिन पार्टनर्स को पेमेंट नहीं किया है उससे पहले, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर दी बट पार्टनर्स को पेमेंट नहीं किया है उसके बीच में, ठीक है। इफ द लायबिलिटी अराइज, अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, इट शुड बी पेड फ्रॉम द कैश रिजर्व। फिर जो वो लायबिलिटी अराइज हुई है तो जो कैश इकट्ठा करके रखा है उसमें से उसकी पेमेंट की जाएगी। इफ लायबिलिटी डज नॉट अराइज, अब लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, सो कैश जो रिजर्व में इकट्ठा करके रखा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। व्हेन इट बिकम्स सर्टेन दैट द लायबिलिटी इज नॉट टू बी पेड, जब ये चीज सर्टेन हो जाए, मतलब पूरी तरीके से पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये लायबिलिटी अब हमें पे नहीं करनी है, तब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो देखो क्या चीज है यहाँ पर कि जिस भी चीज के लिए वो कैश इकट्ठा करके रखा है या ऑलरेडी जो सारे पैसा इकट्ठा करके रखा है, रिजर्व इकट्ठा करके रखा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर वो लायबिलिटी के लिए पे होता है देन पे कर देंगे, नहीं होता है तो वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। The next point is C point. If nothing is mentioned about security of a liability, the same should be treated as unsecured. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक होती है हमारी secured liability, एक होती है unsecured liability। अब देखो liability क्या है, जो चीज हमें पे करनी है, जैसे मान लो secured वाली कौन सी हो जाएंगी कि कंपनी ने एक लोन लिया था, ठीक है, एक लोन लिया था, किसी से भी लिया, अब वो लोन ले लिया उन्होंने मशीनरी के बदले, ये बोला भाई कि हमारी मशीनरी है इतने की एंड आप हमें लोन दे दो। ऑब्वियस सी बात है लोन जो है वो कम का ही मिलेगा, मशीनरी 1 लाख की है तो लोन 70,000 का मिल गया, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये क्या चीज हो गई, ये सिक्योर्ड हो गई कि मतलब जो लोन है वो मशीनरी सिक्योर्ड है, अगर आपने लोन पे नहीं किया देन जो आपको लोन दिया है वो क्या करेगा, मशीनरी ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लायबिलिटी जो है, लोन क्या है, लायबिलिटी लिया, उसको पेमेंट करना है, बट अगर यहाँ पर बोला है कि लोन के रिगार्डिंग अगर कोई भी ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि उसको किसी भी चीज को सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है, जैसे हमने सिक्योरिटी के तौर पर मशीनरी रखी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बोला है कि सिक्योरिटी के तौर पर जो भी चीज रखी गई है उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो हम ये क्या चीज मानेंगे कि ये हमारा अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई भी चीज सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी गई है। देन डी वाला पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ सिक्योर्ड लायबिलिटी। अब देखो ये सिक्योर्ड लायबिलिटी कहा गया कि जहां पर कोई भी लायबिलिटी है वो सिक्योर्ड होगी, पेमेंट शुड बी मेड फॉर सच लायबिलिटी ओनली इफ द एसेट चार्ज फॉर दैट लायबिलिटी इज रियलाइज्ड। अब देखो इस चीज को अच्छे से समझना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सिक्योर्ड लायबिलिटी है तो सिक्योर्ड वाली कौन सी हो जाएगी, लोन लिया हमने मशीनरी के बदले, ठीक है, सो ये सिक्योर्ड हो गई मशीनरी से। सो यहाँ पर बोला है कि जब भी पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, सो वो जो लायबिलिटी पे की जाएगी, अब मान लो ये लोन जो है ये लिया था मिस्टर एक्स से, ठीक है, सो मिस्टर एक्स को जब ये लोन पे किया जाएगा तो कब पे किया जाएगा, जब ये मशीनरी जो है ये रियलाइज होगी, सोल्ड आउट हो जाएगी एंड इससे जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट से मिस्टर एक्स को पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है कि ये जो है सिक्योर्ड लायबिलिटी है, हमारा लोन जो है मिस्टर एक्स का वो सिक्योर्ड लायबिलिटी है एंड वो तभी पेमेंट होगा जब जो एसेट उस पर चार्ज है
वो रियलाइज होगा एंड उसकी पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग टू पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कंपनी क्लोज होती है, बिजनेस बंद होता है, ठीक है, सो हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ठीक है, सो उस टाइम क्या होता है, अब अगर हम शॉर्ट में बात करें, सो जो भी एसेट है उनको रियलाइज किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, जो भी लायबिलिटीज है उनको पे किया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसको पार्टनर्स को दे दिया जाता है, जो भी उनकी कैपिटल लगी हुई होती है। ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज हमारी किस टाइप की होती है, एंड ये फॉर्मेट आपको अच्छे से समझना है। देन आप इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, एंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट की कैश जो बचा है उससे हम किस तरीके से क्या ऑर्डर रहेगा पेमेंट करने का। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये थी आज की वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय।